नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वही प्रक्रिया PYQ के माध्यम से टॉपिक एनालिसिस। इसके साथ साथ आज हम उन विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे होंगे जो IAS प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वहाँ से। इसके साथ साथ जो IAS मेंस का प्रश्न है उसको भी आज हम लोग देख रहे होंगे। हिस्ट्री मेंस प्लस जियोग्राफी मेंस और इसके साथ साथ पॉलिटी का जो क्वेश्चन बनेगा उसको कल देख रहे होंगे हम लोग। आज हिस्ट्री प्री एंड मेंस के साथ PYQ के माध्यम से प्रक्रिया जारी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन मैं कहने से पहले ये चाह रहा हूं, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, भारत का कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक रहा है? सबसे निर्णायक रहा है। इस क्वेश्चन का पहले विकल्प ले लीजिए। ए, पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा प्लासी, तीसरा मतलब सी ऑप्शन है, ये बी है, बी और ये सी। प्लासी पानीपत का द्वितीय और डी हो गया बक्सर। इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से IAS मेंस का IAS प्री का क्वेश्चन है ये कि भारत का कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक रहा है। जेबी मालेसन एक इतिहासकार हुआ करते हैं, अभी उनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे आगे। तो बताइए, पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा प्लासी, तीसरा पानीपत द्वितीय और डी है बक्सर। हाँ, तो बिल्कुल सही, बक्सर का युद्ध। अभी से पहले जब बिहार PCS का क्वेश्चन 2018 में बन रहा था तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन पहले IAS में पूछा जा चुका था। यही क्वेश्चन था कि भारत का कौन सा युद्ध सबसे ज्यादा निर्णायक रहा है। तो जेबी मालेसन मैंने बताया, जेबी मालेसन एक इतिहासकार हुआ करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कौन कौन था इसमें प्लासी के युद्ध में? एक तरफ सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला हुआ करता है, और दूसरे तरफ रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव था। सिराजुद्दौला वही है जिसके मौसी का नाम घसीटी बेगम है। घसीटी बेगम क्या थी? मौसी थी। इसी का एक और भाई हुआ करता है जिसका नाम था शौकत जंग। इसी का एक सेनापति हुआ करता है जिसका नाम रहता है मीर जाफर। इसी का एक और विरोधी हुआ करता है जिसका नाम रहता है जगत सेठ। इसी का एक और विरोधी हुआ करता है जिसका नाम रहता है राय दुर्लभ। ठीक, तो जब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठ रहा होता है उस समय जो इसका विरोध कर रही हैं होती हैं, उसमें से एक घसीटी बेगम जो इसकी मौसी हुआ करती हैं, और एक भाई हुआ करता है जिसका नाम रहता है शौकत जंग, और एक इसका सबसे प्रमुख सेनापति या महत्वपूर्ण जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर, और एक था जगत सेठ। ठीक, वो भी इसका विरोधी हुआ करता है। एक राय दुर्लभ इसका विरोधी हुआ करता है। 1757 ईस्वी की जब विद्रोह हुआ करता है, युद्ध होता है 1757 का, उसी समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल हुआ करता है, जिसे मैंने बताया था कि स्वर्ग से उतरा नायक कहा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि जगत सेठ, मीर जाफर, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग को अपने तरफ मिलाता है
और प्लासी में सिराजुद्दौला से युद्ध करता है। जिस युद्ध का नेतृत्व सिराजुद्दौला की तरफ से जो कर रहा होता है व्यक्ति, उसका नाम रहता है मिर्जाफर, जो पहले से ही रॉबर्ट क्लाइव यानी ब्रिटिशों से यानी अंग्रेजों से मिला हुआ करता है। और इसी कारण सिराजुद्दौला की हार होती है और सिराजुद्दौला वहाँ से भागता है, जहाँ पे मिर्जाफर का एक पुत्र हुआ करता है जो इसकी हत्या कर देता है। यहाँ पे प्लासी का युद्ध समाप्त तो होता है, लेकिन इसी युद्ध को जेबी मालेसन कहते हैं कि एक ऐसा युद्ध है जिसका परिणाम आज तक भारत में जितने युद्ध हुए सबसे अधिक रहा है। तो उसी को बनाकर सबसे पहली बार आईएएस में क्वेश्चन बना कि यही ऑप्शन था कि भारत का कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक रहा। तो जेबी मालेसन के हिसाब से प्लासी था, लेकिन वहाँ पे ये नहीं लिखा रहा था कि जेबी मालेसन के हिसाब से बताइए, बस उसने पूछा था। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात है। मैं भी उस एग्जाम में रहा होता तो मैं भी बक्सर ही मारा होता, लेकिन आंसर क्या था? प्लासी, जो घटना चक्र में इस समय वर्तमान समय में क्वेश्चन है। इसके साथ देखिए, जब सिराजुद्दौला को यहाँ से भाग जाता और उसका मिर्जाफर का पुत्र उसकी हत्या कर देता है, तो बंगाल का जो अगला नवाब बनता है जिसका नाम रहता है मिर्जाफर रॉबर्ट क्लाइव यानी ब्रिटिशों ने उसको गद्दी पर बैठाया है। इसलिए मिर्जाफर को क्या कहा जाता है? कठपुतली नवाब। क्या कहा जाता है? कठपुतली नवाब। तो पूछेगा बंगाल के किस राजा को या नवाब को कठपुतली नवाब कहा जाता था? तो मिर्जाफर को। जब मिर्जाफर बनता है, क्या बोलते हैं, बंगाल का नवाब, तो उस समय उसी सिराजुद्दौला से एक और सेनापति हुआ करते हैं जिसका नाम रहता है मीर मदान। उनकी हत्या हो जाती है उसी समय युद्ध में ही, फिर गति को प्राप्त होते हैं। मिर्जाफर जब नवाब बनता है तो उसने ब्रिटिशों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी देता है। और इसके साथ साथ इतना ही सबों को, जैसे ब्रिटिश यानी अंग्रेज इतना इससे कर ले वसूलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मिर्जाफर के पास उतनी संपत्ति नहीं हो पाती और अंत में आते आते 25 लाख का इसके पर रेडी का भार लगा देते हैं। मतलब 25 लाख ये मिर्जाफर ब्रिटिशों को देगा। यही आरोप लगाकर मिर्जाफर को पद से हटाते हैं। और इसके बाद मिर्जाफर के बाद जो अगला नवाब बनता है उसका नाम रहता है मीर कासिम। मीर कासिम अगला नवाब होता है मिर्जाफर के बाद। मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम से सबसे अच्छा क्वेश्चन आईएएस में यही पूछा गया कि कौन व्यक्ति है भारत का जो सबसे पहली बार यूरोपीय पद्धति पर अपने सैनिकों का निर्माण किया। मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था पहले। तो मीर कासिम है। मीर कासिम से एक और क्वेश्चन बनता है जो अधिकतर पीसीएस में क्वेश्चन बनता है और ये एक बार आईएएस में भी बना था कि बंगाल का कौन सा नवाब था जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला गया? तो मिर्जाफर है। मिर्जाफर जब ये देखा कि मीर कासिम, गलती से मैं मिर्जाफर बोल दिया, कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन ले गया? मीर कासिम। मीर कासिम की स्थिति ये थी कि अपनी राजधानी क्यों लगाया मुंगेर लेकर गया? तो कारण ये था कि वो ब्रिटिशों से बचना चाहता था, अपने आप स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश क्या करते थे? उसको अपने अधीन रखना चाहते। यही स्थिति है कि वो मुंगेर चला जाता है और उसी समय एक दस्तक का विरोध लेकर आते हैं। सब क्या बोलते हैं? ब्रिटिश। दस्तक का प्रयोग इसलिए था कि जैसे सपोज करिए दस्तक है, यहाँ पे मंडी लग रही है, ये भारतीय सैनिक है और ये भारतीय व्यापारी है और ये अंग्रेज है। यहाँ से ये मीर कासिम है, ये यहाँ पे मंडी लग रही है। दस्तक का प्रयोग ये था कि मीर कासिम इन सबको कह दिया था कि आप यहाँ पर आइए, कोई चुंगी नहीं लगेगा, लेकिन इन सबों को चुंगी, भारतीय व्यापारियों को चुंगी देना रहता था। लेकिन जब ये ब्रिटिश इन सबों से कहते थे कि तुम मुझे चुंगी पैसा दे दो, तुम यहाँ चुंगी मत देना, डायरेक्ट मेरे साथ इसमें एंट्री कर जाना। इसी का विरोध बनाकर मीर कासिम क्या बोलते हैं? दस्तक का पूरा मंडी मैंने यानी व्यापार करने की छूट हटा देता है। मतलब व्यापार पे जो कर्ज रहता है, यानी मैं कह सकता हूँ वैसे कि व्यापार पे क्या कह सकते हैं उसको, कि व्यापार पे जो लगाया रहता है, क्या बोलते हैं, कर, उसको हटा देता है। कौन? मीर कासिम। जिसकी वजह से ब्रिटिश मीर कासिम के विरोध होते हैं। और वही समय आता है 1764 का, जहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ करता है। कब? 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मीर कासिम की तरफ से 3 लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं भाई? 3 लोग। एक मुगल बादशाह जिनका नाम रहता है शाह आलम द्वितीय हुआ करते हैं। एक तो मीर कासिम था ही। एक अवध का नवाब हुआ करता है जिसका नाम रहता है शुजाऊ दौला। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिराजुद्दौला था और यहाँ पे शुजाऊ दौला, ये तीनों त्रिगुट थे। और जो ब्रिटिश यहाँ पे नेतृत्व कर रहा होता है उसका नाम रहता है हेक्टर मुनरो।
यहाँ पे ब्रिटिशों की जीत होती है और तत्पश्चात ये सब की हार होती है। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद की 2 संधि होती है, टीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की 2 संधि होती है। प्रथम संधि किससे होती है? प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय से होती है, दूसरा शुजाउद्दौला से होती है जो नवाब है। तो पहला शाह आलम द्वितीय 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ, 16 अगस्त 1765 को नवाब के साथ। तो ये संधि होती है और उसी के बाद बंगाल पे ब्रिटिशों का कब्जा हो जाता है। इसी स्थिति के साथ साथ जब हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ब्रिटिश अपनी वर्चस्वता का आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे मैसूर पर आक्रमण करते हैं। उस समय मैसूर का जो राजा हुआ करता है उसका नाम रहता है हैदर अली। और तत्पश्चात वहाँ पे ब्रिटिशों से 4 युद्ध होता है। मैंने ये बताया भी था, क्वेश्चन क्लास में भी बताया गया ये सब। पहला जो युद्ध होता है प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच होता है। कभी सन नहीं पूछेगा। 1767 से 1767 से 1769 तक होता है। और यहाँ पे हैदर अली अंग्रेजों को पराजित या बुरी तरह से संधि करने के लिए तैयार करता है, जिस संधि को हम लोग मद्रास के नाम से जानते हैं। तो प्रथम मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? मद्रास की संधि से। ठीक, यही इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे हैं मैसूर, अभी देख लीजिए मैसूर से थोड़ा सा पहले हम लोग जब आ रहे होंगे तो वहाँ पे पहले देख लीजिए मैसूरी। तो प्रथम मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? मद्रास के। द्वितीय संधि जब हो रही होती है, दूसरा युद्ध जब हो रहा होता है तो समय आ जाता है 1780 से 84 का भी। उस समय हैदर अली नेतृत्व तो करता है मैसूर से और इधर से ब्रिटिश रहते हैं। इस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता है जिसका नाम रहता है वारेन हेस्टिंग्स। और पहले युद्ध में कौन होता है? वारलेस्ट। दूसरे में वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे क्या होता है कि हैदर अली एकदम लड़ता रहता है और उसी समय क्या बोलते हैं पुर्तनोवा के युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है 1781 में। फिर उसका पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है टीपू सुल्तान, जो मैसूर का राजा बनता है। वह ब्रिटिशों से लड़ता है। 1784 में एक संधि हो जाती है जिसे हम लोग मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं। यही घटना आगे बढ़ते बढ़ते 1790 से 92 का बीच आता है और वहाँ पे तृतीय मैसूर युद्ध होता है। एक तरफ टीपू सुल्तान हुआ करता है और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुआ करते हैं। ब्रिटिशों में कौन हुआ करता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और क्या बोलते हैं टीपू सुल्तान के बीच एक युद्ध होता है और उस युद्ध को तृतीय मैसूर युद्ध कहते हैं। और ये 1790 से 1792 के बीच होता है और यहाँ पे एक संधि हो जाती है जिसे हम लोग श्रीरंगपट्टनम के संधि के नाम से जानते हैं। और इसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस एक स्टेटमेंट बोलता है कि मैं अपने मित्रों को बड़ा बनाए ही अपने शत्रु को पराजित कर दिया। मतलब क्षेत्र का विस्तार हो रहा होता है और वहाँ पे टीपू सुल्तान को बहुत भारी क्षति होती है और अपना आधा से ज़्यादा साम्राज्य ब्रिटिशों को दे देता है। उसमें मराठा और वो सब भी शामिल रहते हैं, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सब नहीं करता है। इसी के बाद 1799 ईस्वी का जब समय आ रहा होता है, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय मैसूर युद्ध में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बोल रहा होता है कि मैं अपने शत्रु को बड़ा बनाया, अपने मित्रों को बड़ा बनाए होते हुए भी, मतलब नहीं बनाया, अपने शत्रु यानी अपने मित्रों को बड़ा बनाए ही या बड़ा बनाए बिना ही अपने शत्रु को पंगु कर दिया। किस स्टेटमेंट पूछा गया ये आईएएस में? तो किस युद्ध में पूछा गया? तो तृतीय मैसूर युद्ध में कौन बोला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद 1799 का समय आता और उस समय टीपू सुल्तान मैसूर का नेतृत्व कर रहा होता और एक तरफ से वहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली एक गवर्नर जनरल हुआ करते हैं और वो नेतृत्व करते हैं ब्रिटिशों की तरफ से। और वहाँ पे तत्पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है और मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। इसी स्थिति के बाद जब आगे बढ़ रहे होते हैं हम लोग तो वहाँ पे देख रहे होते हैं कि मराठों का जो भूमिका रहता है, मराठों से ब्रिटिशों का युद्ध होता है। ये सब मैंने बताया इसलिए मैं बहुत जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि रिपीट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तो पहले पिछले नोट्स में पढ़ा हुआ है, पिछले क्लास में भी है। मराठा आते हैं और मराठा की स्थिति क्या होती है? प्रथम मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 ईस्वी के बीच। मैंने बताया कि वहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होता है। वो समय क्या था? 1780 से 84। तो यहाँ पे 1775 से 1782 के बीच प्रथम मराठा युद्ध हो रहा होता है। और तो यहाँ पे नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा होगा? वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे क्या होता है कि 1782 ईस्वी में एक संधि हो जाती है जिसे हम सालबाई के नाम से जानते हैं। तो सालबाई की संधि किससे हुई थी? तो ब्रिटिश और मराठा के बीच कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा होता है? वारेन हेस्टिंग्स। इसी के बाद 1803 और 1805 का समय आता है और उस समय द्वितीय
मराठा युद्ध होता है और वहाँ पे क्या होता है कि बसिन के नाम से एक संधि हो जाती है और वहाँ पे मैंने बताया कौन रहेगा, तो लॉर्ड विलेजली वहाँ पे गवर्नर जनरल थे। इसके बाद इसी द्वितीय मराठा युद्ध में क्षेत्रीय शक्तियों से और भी कई संधियाँ होती हैं, ट्रीटी होती हैं, जैसे सुरजी अर्जनगांव की संधि सिंधिया से होती है, होलकर से राजपुर घाट की संधि होती है और भोसले से देवगांव की संधि हो रही होती है। इसी स्थिति के बाद 1817 से 1818 का समय आता है और वहाँ पे तृतीय मराठा युद्ध होता है और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, वहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स था, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स है गवर्नर जनरल हुआ करता है और वहाँ पे मराठा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। कोई दिक्कत? इसी के बाद सिख यानी पंजाब पर होता है और 1746-48 का समय हो रहा होता है और वहाँ पे प्रथम सिख युद्ध हो रहा होता है और उस समय लाहौर की संधि हो जाती है और लाहौर की संधि में जो हस्ताक्षर करता है उसका नाम रहता है मेंटकाप, जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते उनका नाम रहता है लॉर्ड मिंटो। इसी स्थिति के साथ साथ 1749 से 52 के बीच में द्वितीय सिख युद्ध होता है और वहाँ पे फिर लाहौर की संधि हो जाती है और तत्पश्चात लाहौर की संधि नहीं होती है, तत्पश्चात दिलीप सिंह पेरिस भेज दिए जाते हैं और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है और सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ये सब सिख धर्म वाले में मैंने बताया है, बहुत जल्दी जल्दी बता। जब मैंने मैसूर बताया तो उससे पहले मैं स्थिति एक बताने वाला था कि कर्नाटक, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध तो डायरेक्ट IAS में क्वेश्चन पूछा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो मैंने बताया उसमें एक्सलास है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण यही था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का विस्तार भारत में हो रहा होता है और इस समय फ्रांसीसी और क्या बोलते हैं ब्रिटिश के मध्य युद्ध होता है और लास्ट में अंततः यही होता है कि एक्स-ला-चैपल के नाम से संधि होती है और वो युद्ध समाप्त हो जाता है। इसी के बाद जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो रहा होता है तो उस समय भारतीय शक्तियों का विस्तार हो रहा होता है। मतलब क्या कह सकते हैं, इसको मिटाते हैं, यही इतने में बता दे रहा हूँ। कर्नाटक एक तरफ रहता है हैदराबाद रहता है, दूसरी तरफ कर्नाटक रहता है। यहाँ पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग रहते हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग रहते हैं। कर्नाटक में क्या रहता है कि चंदा साहिब रहते हैं और एक तरफ अनवारुद्दीन रहता है। यहाँ पे स्थिति ये होती है कि नासिर जंग और यहाँ पे चंदा साहिब दोनों का नेतृत्व जो सहायता कर रहे होते हैं उन सब का नाम रहता है फ्रांसीसी में भी कौन रहता है, तो डुप्ले। उस समय इसकी वहाँ पे वर्चस्वता की भूमिका रहती है। ये जो मुजफ्फर जंग है और इधर अनवारुद्दीन, इसकी नेतृत्व यानी इसकी सहायता अंग्रेज कर रहे होते हैं। तत्पश्चात युद्ध होता है और युद्ध में यानी डुप्ले यानी फ्रांसीसी यानी नासिर जंग और चंदा साहिब की जीत हो जाती है और मुजफ्फर जंग और अनवारुद्दीन की हार हो जाती है और यही स्थिति द्वितीय कर्नाटक युद्ध की होती है और लास्ट में चलकर पांडिचेरी के नाम से एक संधि हो जाती है जिससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है और उसी समय रॉबर्ट क्लाइव अर्काट पर आक्रमण करता है। इसी स्थिति के बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि डुप्ले को बुला लिया जाता है, फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता है लेकिन इसको वापस बुला लिया जाता है। फिर लालू को गोडेहू को भेजा जाता है दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनाकर। अब देखिए तो यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपल के समाप्त हुआ, द्वितीय पांडिचेरी। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध का ये कारण था कि सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है, वहाँ पे ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध होता है और उस समय यहाँ पे भारत पे विस्तार हो रहा होता है और क्या बोलते हैं एक तरफ फ्रांसीसी और दूसरी तरफ अंग्रेज होते हैं और यहाँ पे अंततः एक संधि हो जाती है जिसे हम लोग पेरिस के नाम से जानते हैं। तो प्रथम एक्स-ला-चैपल, द्वितीय पांडिचेरी, तृतीय पेरिस की संधि। पेरिस में मृत्यु किसकी हुई थी मैंने अभी बताया, दिलीप सिंह की, जो अंतिम सिख राजा हुआ करते हैं। तो स्थिति थी क्या बोलते हैं, प्रथम पहला जो क्वेश्चन था उसको तुरंत मैंने जल्दी से बता के आपका रिपीट भी हो गया और मुझे अच्छा भी लगा। तो प्रथम युद्ध यानी प्लासी और बक्सर के बारे में आप समझा, मैसूर भी बता दिया, मराठा भी बता दिया, सिख भी बता दिया। अब देखिए पानीपत तो क्यों नहीं होगा, पानीपत में आप जानते ही हैं, बताया भी हूँ। एक तरफ बाबर हुआ करता है और दूसरे तरफ क्या बोलते हैं बाबर और दूसरे तरफ इब्राहिम लोदी हुआ करता है।
इसी समय मैंने बताया कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि इसी में समय तोपखाना और तुगलमा विधि का प्रयोग करता है। जो तोपखाना रहता है उसका नाम दुर्गभेदी और बाभादी रहता है। और यहाँ पे बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इससे पहले भी 2 युद्ध लड़ा रहता है। क्या बोलते हैं यहाँ इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान हुआ करता है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि घतौली या खतौली का युद्ध लड़ता है 1518 ईस्वी में। एक तरफ राणा सांगा हुआ करते हैं, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी हुआ करता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और राणा सांगा की जीत होती है। यही स्थिति चल रही होती है तब तक 1524 का समय आ जाता है और वहाँ पे इब्राहिम लोदी और क्या बोलते हैं राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। और उस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो मैंने बताया था कि बकरौल के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें इब्राहिम लोदी की जीत हो जाती है। और यहाँ पे इब्राहिम लोदी घमंडी हो जाता है। और इसी के बाद 1526 ईस्वी में बाबर से युद्ध लड़ता है, जिसे हम लोग पानीपत के नाम से जानते हैं। इसी के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा होता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसी के बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में बाबर और क्या बोलते हैं राणा सांगा के बीच। फिर 1528 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक तरफ चंदेरी का युद्ध हुआ करता है और एक तरफ क्या बोलते हैं बाबर हुआ करता है और दूसरी तरफ मेदिनी राय हुआ करता है। फिर अफगानों से युद्ध हुआ करता है, उस समय शेरशाह सूरी रहता है। जो प्रथम अफगान वंश हम लोग लोदी वंश को कहते हैं और द्वितीय अफगान शेरशाह सूरी को कहा जाता है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे बाबर जीत जाता है अफगानों के साथ 1529 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये स्थिति थी पानीपत। मैंने अकबर के बारे में जब बता रहा होता है तो वहाँ पे बताया था पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में कि 1556 ईस्वी में होता है। और यहाँ पे एक तरफ हेमू हुआ करते हैं और दूसरी तरफ अकबर हुआ करते हैं। उस समय अकबर का जो नेतृत्व कर रहा होता है उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां के पुत्र का नाम था राम रहीम, सॉरी रहीम खां, रहीम राम रहीम नहीं, रहीम नाम रहता है, वही रहीम इस समय क्यों। तो पानीपत के प्रथम द्वितीय युद्ध होता है और उस बैरम खां क्या बोलते हैं युद्ध को हेमू जीत रहा होता है। और क्या बोलते हैं अकबर की हार होती है, तभी बैरम खां तीर से उसकी आँख में मार देते हैं हेमू की, जिसकी वजह से वो युद्ध में मर जाता है। और वहाँ पे अकबर की जीत हो जाती है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यानी अंतिम सुल्तान कौन था तो हेमू था और 22वां वो व्यक्ति था। पहला व्यक्ति तो हम लोग देखा कि पढ़ेंगे जब एंशिएंट इंडिया तो वहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि अंतिम जो पहला जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का एक सुल्तान होता है जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से। ये भी एक क्वेश्चन बना था इसमें कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। जिसे विक्रमादित्य और आमीर वहीं पे रहते थे। कन्नौज में उनका जन्म हुआ था और आमिर धनवंतरी उसी के दरबार में रहते थे। अभिज्ञान था कुंतलम उनकी रचना है, कुमार संभव हो गया कालिदास की। तो ये स्थिति थी। ऐसे ही इसी प्रक्रिया के साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन था। चलो 1 मिनट चलो। ये क्वेश्चन ये कि लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस एक विद्रोह किस एक एक्ट का किसका विरोध, ऐसे लिख लीजिए, किसका विरोध करते हुए हो गया था, किसका विरोध करते हुए हो गया था। ऑप्शन ले लीजिए। जलियांवाला बाग, बी असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन, और डी ऑप्शन है साइमन कमीशन। बताइए। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसका विरोध करते हुए हो गया था तो जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन। हाँ तो बिल्कुल सही,
साइमन कमीशन का उस समय विरोध कर रहे होते हैं और वहाँ पे पुलिस लाठी मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। जलियांवाला बाग में तो होगा नहीं क्योंकि 1919 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, बताइए, भारतीय था ये। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। साइमन कमीशन गठन तो 27 में हो गया था लेकिन आया 28 में। तो उस समय साइमन गो बैक का नारा लग रहा होता है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनके बॉडी को यानी डेड बॉडी को मृत शरीर लिख लीजिए। मृत शरीर को एक तरफ गांधी पकड़े थे तो दूसरे तरफ कौन पकड़ा था? कौन पकड़ा था? ये क्वेश्चन सबसे पहली बार आईएएस में बना था। पहले विकल्प ले लीजिए इसका। विकल्प ए अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। सुभाष चंद्र बोस। सी महात्मा गांधी। सॉरी, महात्मा तो पकड़े ही हैं। शौकत अली ले लीजिए। शौकत अली। और डी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। बताइए, क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनके मृत शरीर को एक तरफ गांधी पकड़े थे तो दूसरे तरफ कौन पकड़ा था? पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा शौकत अली और चौथा मदन मोहन मालवीय। हाँ, तो बिल्कुल सही, शौकत अली। अब इसके आगे हम लोग कल कर रहे होंगे और आज तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हुआ। कल से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।